हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो आपको सीएसआर में पूछा जा सकता है, डीबीटी जेआरएफ में पूछा जा सकता है, सीएमआर में पूछा जा सकता है और बहुत से एमएससी एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। वो है एंजाइम इनहिबिशन के बारे में। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा इनहिबिशन आता है इरिवर्सिबल इनहिबिशन और फिर आता है रिवर्सिबल इनहिबिशन। हम सबको पता है कि रिवर्सिबल इनहिबिशन यानी कि हम उसे रिवर्स कर सकते हैं, इरिवर्सिबल में हम रिवर्स नहीं कर सकते। तो रिवर्सिबल में ज्यादातर क्या होता है, केएम पर अफेक्ट किया जाता है, यानी कि जो भी क्या कह सकते हैं इनहिबिटर है वो क्या करता है, एंजाइम का जो केएम है, जो एफिनिटी है सबस्ट्रेट के लिए, वो क्या करता है, कम कर देता है। रिवर्सिबल में वो क्या करता है, वी मैक्स पे अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से हम उसे रिवर्स वापस नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम देखते हैं इरिवर्सिबल के बारे में, फिर देखेंगे रिवर्सिबल के बारे में। तो इरिवर्सिबल इनहिबिशन में सबसे पहले आता है ग्रुप स्पेसिफिक कोवैलेंट मॉडिफाइंग एंजाइम्स या एजेंट्स। हम सबको पता है कोवैलेंट मॉडिफिकेशन अगर एक बार हो गया तो आप वापस उसे रिवर्स नहीं कर सकते। कोवैलेंट मतलब हो गया तो हो गया। तो पहले आता है सीरीन ग्रुप, यानी कि जिस जिस एक्टिव साइट में सीरीन ग्रुप होता है उस एंजाइम को अगर आपको इरिवर्सिबल इनहिबिट करना है तो आप कौन से एजेंट्स डालेंगे। पहला आप डालेंगे डाइसोप्रोपिल फ्लोरोफॉस्फेट। आपको ये पूछा जा सकता है, आपको इसके एग्जांपल्स बी सेक्शन में पूछे जा सकते हैं या आपको सी सेक्शन में भी एक केस बना के पूछा जा सकता है। तो आपको इन्हें कंपलसरी याद रखना है, आप इसे कहीं पर भी नोट कर सकते हैं। डाइसोप्रोपिल फ्लोरोफॉस्फेट और फिनिल मिथिल सल्फोनिल फ्लोराइड, या ये क्या करते हैं, सीरीन मतलब जिस भी एक्टिव साइट में सीरीन ग्रुप है, सीरीन अमीनो एसिड है, उसे वो कोवैलेंटली मॉडिफाई करते हैं, जिसकी वजह से वो एंजाइम क्या करता है, उस सबस्ट्रेट को क्या कर सकते हैं, बाइंड नहीं कर सकता है। तो इसका एग्जांपल आएगा सीरीन प्रोटीएज। ऑब्वियसली सीरीन प्रोटीएज में सीरीन तो होता ही है, फॉर एग्जांपल ट्रिप्सिन एंड कीमोट्रिप्सिन। इनको ये जो भी एजेंट्स है वो क्या करते हैं, परमानेंटली इनहिबिट करते हैं। उसके बाद आता है सिस्टीन अमीनो एसिड आयोडोएसिटेट। हम सबको पता है, आपने इसमें बायोएनर्जेटिक्स में पढ़ा होगा, आयोडोएसिटामाइड भी आता है, एन एथिलीन अमाइड भी आता है, Ag+, H+, Pb+। ये आयंस भी क्या करते हैं, उन्हें कोवैलेंटली मॉडिफाई करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें वापस रिवर्स करना मुश्किल होता है। उसके बाद आता है हमारा एफिनिटी लेवल। ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, इतना ज्यादा कंफ्यूजिंग है, बहुत से एस्पायरेंट इसे क्या कहते हैं, रिवर्सिबल इनहिबिशन में डाल देते हैं। क्यों? क्योंकि एफिनिटी नाम सुन के, क्योंकि हम सबको पता है कॉम्पिटिटिव में एफिनिटी अगर आपने बढ़ा दी तो वो इनहिबिटर क्या हो जाएगा, छोड़ के चला जाएगा, सबस्ट्रेट आके आके उसे बाइंड करेगा। लेकिन एफिनिटी लेवल में ऐसा नहीं होता है। इनहिबिटर क्या करता है, स्ट्रक्चरली सिमिलर होता है किससे, सबस्ट्रेट से। यानी कि एंजाइम क्या करता है, इनहिबिटर में और सबस्ट्रेट में क्या कह सकते हैं, डिफरेंशिएट नहीं कर सकता, और वो क्या करता है, परमानेंटली बाइंड करता है। यानी कि एंजाइम परमानेंटली बाइंड किसे करता है, इनहिबिटर को, क्योंकि वो इनहिबिटर दोनों भी सबस्ट्रेट में और इनहिबिटर में क्या कह सकते हैं, डिफरेंशिएट नहीं कर पाया है। उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है टीपीसीके। आप इतना भी याद रख सकते हो, टोसिल फिनिलएलनिन क्लोरोमिथिल कीटोन। ये क्या करते हैं, हिस्टिडीन जो होता है सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइड ऑफ कीमोट्रिप्सिन। तो आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कीमोट्रिप्सिन के सीरीन, अगर उसका सीरीन उसका जो एक्टिव साइट में होता है उसे कौन इनहिबिट करता है, सीरीन प्रोटीज जो भी होते हैं उसको कौन इनहिबिट करता है, डाइसोप्रोपिल। और जो भी हिस्टिडीन है उसे कौन इनहिबिट करता है, टीपीसीके। तो आपको ये दो चीजें हैं, आपको दो चीजें याद रखनी है। कीमोट्रिप्सिन पे बहुत बार सवाल पूछा जाता है, आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हिस्टिडीन को कौन इनहिबिट करेगा, सीरीन को कौन इनहिबिट करेगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एफिनिटी लेवल रिवर्सिबल में आता है, रिवर्सिबल में नहीं आता है, क्योंकि ये परमानेंटली बाइंड होता है। ये चीजें नहीं भूलनी है। फिर आता है ट्रांजिशन एनालॉग। हम सबको पता है कि ट्रांजिशन स्टेट होती है, ये हो गई सबस्ट्रेट, ये हो गया ट्रांजिशन स्टेट, और ये हो गया उसका प्रोडक्ट स्टेट। तो ये जो उसकी ट्रांजिशन स्टेट होती है, वो ये जो एंजाइम की सबस्ट्रेट की जो ट्रांजिशन स्टेट होती है किससे रिजेंबल करते हैं, वो इनहिबिटर से रिजेंबल करता है। यानी कि इनहिबिटर क्या करता है, जो भी ट्रांजिशन स्टेट है सबस्ट्रेट की, वो उसे रिजेंबल करता है और एंजाइम उसे जाके अटैच करता है, जिसकी वजह से वो परमानेंटली क्या हो जाएगा, उसे
इनहिबिट कर देगा। फॉर एग्जांपल पायरोल 2 कार्बोक्सिलेट, ये क्या करता है, रिजेंबल करता है ट्रांजिशन स्टेट ऑफ प्रोलीन, यानी कि प्रोलीन पे जो अगर प्रोलीन रेसिमेस आ गया तो प्रोलीन क्या करेगा, सबस्ट्रेट से ट्रांजिशन स्टेट में चला जाएगा। तो इस ट्रांजिशन स्टेट का एनालॉग कौन है, पायरोनिल 2 कार्बोक्सिलेट है। तो प्रोलीन रेसिमेस क्या करेगा, इसी के ट्रांजिशन स्टेट समझ के इसे एक्सेप्ट कर लेगा और ये इसे इनहिबिट कर देगा। और प्रोलीन रेसिमेस क्या करता है, कन्वर्ट करता है एल प्रोलीन को डी प्रोलीन में। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है सुसाइड सबस्ट्रेट इनहिबिशन, जिसमें एंजाइम खुद ब खुद अपनी लंका लगाता है। फॉर एग्जांपल एंजाइम खुद इनहिबिटर को एक्सेप्ट करता है, यानी कि एज ए सबस्ट्रेट वो कंफ्यूज होता है अगेन इनहिबिटर में और सबस्ट्रेट में, और सबस्ट्रेट को ही क्या इनहिबिटर को ही क्या करता है, अपना सबस्ट्रेट समझ लेता है और उसे मॉडिफाई भी करता है। इतने में नहीं रुकता, वो मॉडिफाइड भी करता है, और जो मॉडिफाई होता है वो उसे परमानेंटली इनहिबिट करता है। तो ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, मैं आपको वापस बताती हूँ। एंजाइम क्या कर रहा है, इनहिबिटर को बाइंड कर रहा है सबस्ट्रेट की तरह और उसे वापस मॉडिफाई कर रहा है। तो जो भी ये इनहिबिटर है, अनमॉडिफाइड इनहिबिटर, अनमॉडिफाइड इनहिबिटर जो है वो प्रॉब्लम नहीं करता है, सिर्फ मॉडिफाइड इनहिबिटर ही प्रॉब्लम करता है। मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं तो आपको समझ में आएगा। इनहिबिटर जो एलोप्यूरिनॉल है वो ज़ैंथीन ऑक्सीडेज को क्या करता है, इनहिबिट करता है। ठीक है, तो ज़ैंथीन ऑक्सीडेज क्या करता है, एलोप्यूरिनॉल को कन्वर्ट करता है ऑक्सीप्यूरिनॉल में। ठीक है, और वो क्या करता है, फिर छोड़ता ही नहीं है। तो अगर आपको एग्जाम में 2 इनहिबिटर्स दिए जाए, एलोप्यूरिनॉल और ऑक्सीप्यूरिनॉल, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, ऑक्सीप्यूरिनॉल, क्योंकि ये जो है ये इनहिबिट नहीं करता है, एंजाइम इसके प्रेजेंस में भी काम करता है, लेकिन ऑक्सीप्यूरिनॉल ही क्या करता है, उसे हमेशा के लिए इनहिबिट करता है। तो उसका मॉडिफाइड पार्ट, ये मॉडिफाइड पार्ट हमारा इनहिबिटर है, ये हमारे इनहिबिटर नहीं है। तो अगर आपको ऑक्सीप्यूरिनॉल पूछा गया हो तो आपको ऑक्सीप्यूरिनॉल को ही टिक करना है। ये डीबीटी में पूछा गया था और मैंने ये गलत किया था, इसलिए मुझे बहुत अच्छे से याद है, तो आपको ये गलती नहीं करनी है। और कौन से एग्जाम्पल्स है, एस्पायरिन है, साइक्लोऑक्सीजनेस, पेनिसिलिन है, ट्रांसपेप्टाइड 5 फ्लोरोयूरासिल है, थाइमिडीन सिंथेटेस का, और एक्सिल क्लोरल है, डीएनए पॉलीमरेज का। ठीक है, आपको इतना सब कुछ याद रखना है। उसके बाद आता है हमारा रिवर्सिबल इनहिबिशन। ये 3 डिवीजन, ये तीनों इसमें डिवाइडेड है, बहुत आसान है, आप सबको पता ही होगा। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन आता है जिसमें केएम बढ़ता है, जिसकी वजह से एफिनिटी क्या होती है, कम होती है, क्योंकि हम सबको पता है केएम और एफिनिटी इरिवर्सिबली प्रोपोर्शनल है, वीमैक्स अनचेंज्ड होता है। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन क्या करता है, केएम अगेन अनचेंज्ड हो गया, केएम चेंज नहीं होगा, वीमैक्स क्या होगा, कम हो जाएगा। अनकॉम्पिटिटिव में यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, यहाँ पे केएम कम हो रहा है। बहुत से एस्पायरेंट्स को लगता है कि इनहिबिटर है तो ऑब्वियसली एफिनिटी को कम करेगा, एफिनिटी को बढ़ाएगा, नहीं। ये जो अनकॉम्पिटिटिव है ये उल्टा है, खुद का क्या कह सकते हैं, खुद का फायदा करने के लिए वो केएम को कम करता है, एफिनिटी को बढ़ाता है, क्योंकि इसे क्या चाहिए, इसे टर्नरी कॉम्प्लेक्स चाहिए, ये बाइनरी को अटैच नहीं कर सकता है। और वीमैक्स को क्या करता है, कम करता है। जैसे मैंने कहा कि नॉन कॉम्पिटिटिव बाइनरी को भी अटैच कर सकता है, बाइनरी को भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर सकता है, टर्नरी कॉम्प्लेक्स भी फॉर्म कर सकता है। अनकॉम्पिटिटिव सिर्फ और सिर्फ टर्नरी कॉम्प्लेक्स को ही फॉर्म करता है, वो बाइनरी कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं कर सकता, वो सिर्फ और सिर्फ एंजाइम को बाइंड नहीं कर सकता, उसे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स चाहिए तो ही वो क्या करता है, उसे बाइंड कर सकता है। तो अपने फायदे के लिए वो इनमें क्या करता है, पहले बॉन्डिंग करवाता है, और इनमें बॉन्डिंग करवाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, केएम कम करना पड़ेगा, एफिनिटी बढ़ानी पड़ेगी। इसकी वजह से वो क्या करता है, पहले एफिनिटी बढ़वाता है, इनका बॉन्डिंग करवाता है, फिर खुद जाके उन्हें बाइंड करता है, हमेशा हमेशा के लिए। ठीक है, बाइंड्स टू एस कॉम्प्लेक्स और टर्नरी कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म। तो पहले क्या हो जाएगा, केएम डिक्रीज हो जाएगा, सबस्ट्रेट जाके उसे बाइंड करेगा और फिर इनहिबिटर जाके क्या करेगा, इस कॉम्प्लेक्स को बाइंड करके वीमैक्स को कम करेगा। उसके बाद हम देखेंगे मिक्स्ड इनहिबिशंस। मिक्स्ड इनहिबिशंस मतलब क्या, जिसमें कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर भी बाइंड हो रहा है
नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर भी बाइंड हो रहे हैं, यानी दोनों बाइंड हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देख लो, ये एंजाइम है, ठीक है, यहाँ पे इसका एक्टिव साइट है, यहाँ पे एक इनिबिटर बाइंड हो रहा है तो हम इसे क्या कहेंगे, कॉम्पिटिटिव इनिबिटर। यहाँ पे एक एंजाइम बाइंड हो रहा है, हम इसे क्या कहेंगे, नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर। ये कॉम्पिटिटिव इनिबिटर क्या करेगा, ऑब्वियसली Km को बढ़वाएगा, एफिनिटी को कम कर देगा। ये नॉन कॉम्पिटिटिव क्या करेगा, Vmax को क्या करेगा, कम कर देगा। तो अभी आपको ये देखना है कि इनमें कौन सा रेट सबसे ज्यादा है, इसका रेट ज्यादा है या इसका रेट ज्यादा है, तो हम उसे क्या कहते हैं, Ki। अगर सबसे ज्यादा इसका फॉर्मेशन है, ये ज्यादा रेट से फॉर्म हो रहा है, तो इसे क्या कहेंगे, कॉम्पिटिटिव नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन। अगर ये क्या कह सकते हैं, टर्नरी कॉम्प्लेक्स सबसे ज्यादा रेट में फॉर्म हो रहा है, तो हम इसे क्या कहेंगे, नॉन कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटिटिव इनिबिटर। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे प्लॉट्स। तो ये प्लॉट्स जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, इस इक्वेशंस आपको पूछे जा सकते हैं। तो पहले हम देखेंगे इंस्टेल कॉर्निश बोर्डन प्लॉट। तो आपको बहुत बार पूछा जा चुका है, आपको डीबीटी में पूछा जा गया था, सीएसआर में शायद इतना पूछा नहीं गया है, लेकिन आपको करना पड़ेगा। इसको आप कैसे करोगे, Vmax अपॉन V0 इज इक्वल टू Km अपॉन S प्लस 1। वाई एक्सिस में कौन आएगा, Vmax आएगा, एक्स एक्सिस में कौन आएगा, Km आएगा। ठीक है, और आपका जो भी ग्राफ प्लॉट होता है वो Vmax और 1 अपॉन उसके बाद प्लॉट होता है। उसके बाद आता है आपका डायक्सोन प्लॉट। डायक्सोन प्लॉट हमें पता है कि वेलोसिटी अगेंस्ट इनिबिटर फैक्टर, इसे हम सेकेंडरी प्लॉट भी बोलते हैं। वो क्या करता है, वेलोसिटी अगेंस्ट इनिबिटर फैक्टर के बाद भी वो बॉन्ड फॉर्म जो भी प्लॉट है उसके अगेंस्ट होता है। वाई एक्सिस पे क्या आता है, 1 अपॉन V0, एक्स एक्सिस पे आता है आपका इनिबिटर। तो V0 और इनिबिटर में अगर कोई प्लॉट बन रहा है तो क्या आता है, डायक्सोन प्लॉट। ठीक है, हैंस वुल्फ इक्वेशन, इसमें वाई एक्सिस में आता है आपका S अपॉन V0, एक्स एक्सिस में आता है आपका S। तो S अपॉन V0 और S में अगर कोई प्लॉट हो रहा तो क्या होगा, हैंस वुल्फ प्लॉट होगा। ईडी प्लॉट इक्वेशन क्या आता है, वाई एक्सिस में V0 आता है, एक्स एक्सिस में V0 अपॉन S आता है। तो इन दोनों में अगर प्लॉट फॉर्म हो रहे हैं, यानी कि Y0 अपॉन S। ठीक है, यहाँ पे उल्टा है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। हैंस वुल्फ प्लॉट में S अपॉन V0 है, एडीहॉफ-स्टीन में V0 अपॉन S है। तो इन दोनों चीजों में कंफ्यूज नहीं होना है आपको। बहुत ज्यादा इसमें कंफ्यूज कर देते हैं, S अपॉन V0 अपॉन S में कंफ्यूज किया जाता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैंने आपको इनिबिशन समझा दिया है, आपको प्लॉट समझा दिए हैं, आपको इतना सब कुछ करके जाना है। आपको अगर आपने इतना भी कर लिया ना, तो आपको 4 to 6 मार्क्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू।